हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मैथ विद सोनी यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी लोग इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में सेशन को शेयर कीजिए ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है। सभी लोग ये क्वेश्चन को लगाएं, ठीक है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के, हम ये बार बार कहते हैं कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये हेल्पफुल क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो ये है आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप देख लीजिए। तो आपके लिए यदि ये काम का है तो आप ज़रूर देखिए। चलिए, क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत का एक राग है। कर्नाटक संगीत का राग कौन सा है? ऑप्शन क्या सब है? तुमड़ी, सिंधु भैरवी या ख्याल या डी टप्पा। तो देखिए, सिंधु भैरवी जो है वो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का राग है। कौन सा? सिंधु भैरवी कर्नाटक का शास्त्रीय राग, यानी सिंधु भैरवी जो वो क्या है? कर्नाटक का शास्त्रीय राग है। एक मिनट, पेन। यस, शास्त्रीय राग जो है वो क्या है? सिंधु भैरवी, ठीक है। लेकिन ये तुमड़ी नहीं होता, यहाँ पे ठुमरी होता है ये, ठीक है। ये है, ये ठुमरी होता, ठीक है। और ठुमरी, ख्याल और टिप्पा जो है, यानी कि ठुमरी, ख्याल, टिप्पा जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का राग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारत की गजल क्वीन कौन है जिन्हें 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत की जो गजल क्वीन है वो कौन है जिन्हें 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या सब है? हसीना अख्तर, बेगम शबाना या बेगम अख्तर या बेगम हसीना। बताइए आप लोग। देखिए, बेगम अख्तर जो है वो भारत की गजल क्वीन कहलाती है। कौन? बेगम अख्तर, ठीक है। बेगम अख्तर को 1975 में, कब? 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म जो है 7 अक्टूबर 1914 में फैजाबाद में हुआ था। कहाँ पे? फैजाबाद, 7 अक्टूबर 1914 में फैजाबाद में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। यानी कि बेगम अख्तर को भारत का गजल क्वीन कहा जाता है। किसको? बेगम अख्तर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था आपके स्क्रीन पे कि क्वेश्चन है कि पंडित नारायण राव बोर्ड किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराने से संबंधित है। तो ऑप्शन ये आपके स्क्रीन पे रहा कि किराना घराना, बनारस घराना, रामपुर घराना या ग्वालियर घराना। तो पंडित नारायण बोस जो है वो ग्वालियर घराने से संबंधित थे। कहाँ से? ग्वालियर घराने से संबंधित थे। चलिए, अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि शुभ मुद्गल किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या सब है? शास्त्रीय नृत्य, भित्ति चित्रण या खेल या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। देखिए, यानी कि सूबा मुद्दल जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। सूबा मुद्दल जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि तीजन बाई किस लोक गायक शैली की प्रेरणा है जो महाभारत पर आधारित है। तीजन बाई किस लोक गायन शैली की प्रणेता है जो महाभारत पर आधारित है। ऑप्शन क्या सब है? लावनी, बंडवानी या भारूड या गोंदल।
तो क्या आ जाएगा इसका? पांडवानी। ठीक है, यानी कि तीजन बाई किस लोक गायक शैली की प्रेरणा है? तो वो है पांडवानी। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था। कि वी वलसाड किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? वी वलसाड जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो क्या सा ऑप्शन है? सारंगी, पियानो या मैंडोलिन या जल तरंग। तो वी वलसाड जो है वो पियानो यंत्र से संबंधित, यानी कि पियानो वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। इनका जन्म जो है, वी वलसाड इनका जन्म जो है 22 जून 1922 को हुआ था। कहाँ हुआ था? 22 जून 1922 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है वो 24 मार्च 2005 को कोलकाता में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, पियानो। चलिए, अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? संतूर वाद्य यंत्र से इसमें से कौन संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन हमारे पास है कि भजन सोपोरी, उस्ताद अमजद अली खान या पंडित शिव कुमार शर्मा या तरुण भट्टाचार्य। बताइए, आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं आंसर क्या होगा। देखिए, अमजद अली खान जो है ये सरोद वादक है। ठीक है, अमजद अली खान जो ये सरोद वादक है, इनको जो है भारत सरकार द्वारा 1991 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1991 में जो है इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी, उस्ताद अमजद अली खान। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो ऑप्शन क्या सब है? वायलिन, तबला, बांसुरी या ईन। बताइए आप लोग। देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया जो है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। क्या है ये जो है? हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक है। इनका जो जन्म है वो 1 जुलाई 1938 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1938 को। और कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, मतलब हाँ, ये जो है यानी कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बहुत समय तक ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी काम किए थे। ठीक है, और इन्होंने यानी कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को 1984 में, कब? 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको पद्म भूषण भी मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी, बांसुरी। चलिए, ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है? कौन सितार वादक नहीं है? तो ऑप्शन क्या सब है हमारे पास? अनुष्का शंकर या पंडित शिव कुमार शर्मा या उस्ताद विलायत खान या पंडित रविशंकर। देखिए, यानी कि सितार वादक कौन नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें से देख ले आप, ऑप्शन देखिए और देखिए क्या है इसमें से सितार वादक कौन कौन है। तो पंडित शिव शंकर जो है ये सितार वादक ही है। उसके बाद उस्ताद विलायत खान जो है ये भी सितार वादक है। और उसके बाद अनुष्का शंकर जो है ये भी सितार वादक ही है। तो बच क्या रहा है? बच किसका नाम रहा है? अनुष्का शंकर जो है ये भी सितार वादक है। और उस्ताद विलायत खान जो है वो भी सितार वादक है। और पंडित शिव शंकर जो ये भी सितार वादक है। तो आप बच क्या रहा है? पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक थे, ये सितार वादक नहीं थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि इनमें से कौन सा वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है?
इनमें से कौन सा वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? तो ऑप्शन क्या सब है? खोल, शहनाई, खोल, शहनाई, सैक्सोफोन या तुरही। तो क्या है इसका आंसर? इनमें से जो तो खोल जो है वो वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? ए तो ऑप्शन, ये आपके पास ऑप्शन ये क्या सब है? ऑप्शन है काल मेजुथु, या तंजौर आर्ट, या मधुबनी पेंटिंग, या पटचित्र पेंटिंग। पहले देखिए बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र, ठीक है, बिहार में कुछ मिथिला क्षेत्र है, यानी कि बिहार के जो मिथिला क्षेत्र है वो कौन सब है? जैसे कि देखिए बिहार के मिथिला क्षेत्र, जैसे कि देख लीजिए जब बिहार के मिथिला क्षेत्र क्या सब है? दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, ये सब मिथिलांचल क्षेत्र है। ठीक है, और नेपाल के भी कुछ क्षेत्र है। यानी कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र के प्रमुख लोक कला है, मिथिला के प्रमुख कला है। तो इसका आंसर क्या है आपका? सी, मधुबनी पेंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि थांका चित्रकला में किस प्रकार के कपड़ों पर भगवान के चित्र बने होते हैं? तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो उसमें भगवान के चित्र बने होते हैं। किसमें? मधुबनी पेंटिंग में। ठीक है, एक मिनट। थाका चित्रकला किस प्रकार के कपड़ों पर भगवान के चित्र बने होते हैं? एक मिनट, फिर से हम इसको देखेंगे। मुझे पता नहीं, डॉट लग रहा है इस क्वेश्चन में। थाका चित्र में किस प्रकार के कपड़ों पर भगवान के चित्र बने होते हैं? ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि मधुबनी कला क्या है? तो ऑप्शन क्या है? कहानी कहने की कला, या गुजरात की कला, या बिहार में प्रचलित लोक कला, या शहद निकालने की कला। तो ये मधुबनी कला जो बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। ठीक है, बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि इनमें से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन है आपका बूंदी, मेवाड़, कांगड़ा या मधुबनी। तो अब क्या हो जाएगा? तो मधुबनी जिले पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी, यानी कि मधुबनी जिले के नाम पर चित्रकला का नाम रखा गया है। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? कालीघाट पेंटिंग के लिए
कौन सा कालीघाट पेंटिंग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या है आपका कोलकाता, क्योंकि कोलकाता के मशहूर काली मंदिर के पास जो कागज टाटा या कपड़ा का बना चित्र जो कि स्थानीय बाजार की मांग पर आधारित थे, उन्हें कालीकट के चित्र कहा गया। ठीक है, और इनमें जो है यानी कि धार्मिक कथाओं, देवी देवता या सामाजिक विषय को ध्यान में रखकर चित्र बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है आपको, कोलकाता। ठीक है, चलिए अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन है कि म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास कब हुआ था। तो ऑप्शन क्या हमारे पास है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक, या 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक, या 50वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक, या 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। बताइए आप लोग। देखिए म्यूरल पेंटिंग का जो विकास है वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 10वीं शताब्दी तक हुआ था। कब, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके आपको 10वीं शताब्दी तक हुआ था। ठीक है, म्यूरल पेंटिंग जो है ये सबसे पुरानी चित्रकला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया। देखिए द लास्ट सपर जो है वो लियोनार्ड द विंची द्वारा चित्रित किया गया है। किसके द्वारा, लियोनार्ड द विंची द्वारा। बहुत बढ़िया। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है। ए राजस्थान, बी पंजाब, या मध्य प्रदेश, या उत्तर प्रदेश। बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, फुलकारी जो है ये पंजाब और जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध कढ़ाई, पंजाब और जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध कढ़ाई है। वैसे तो ये कढ़ाई हमारे घर में हमारे मम्मियों लोग क्या करती थी, ठीक है, लेकिन ये प्रसिद्ध जो है वो कहाँ की है, पंजाब और जम्मू कश्मीर में। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो अतुल डोडिया ने महात्मा गांधी पर चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। किसने, अतुल डोडिया ने। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, अतुल डोडिया। ये अगला क्वेश्चन था आपके लिए कि चेरियल चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। चेरियल चित्रकला जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या सब है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक। ये चेरियल चित्रकला जो है वो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। किस राज्य से, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। इसका आंसर क्या है आपको, सी। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र किस राज्य में है। ऑप्शन है हमारे पास कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। तो कलमकारी चित्रकला का जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। ओके, चलिए ये अब हमारे स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है कि जमदानी किस राज्य की पारंपरिक बुनाई है।
ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो जमदानी पश्चिम बंगाल की पारंपरिक बुनाई है। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। ये आपके लिए क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन था कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ए गोवा, ऑप्शन है गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो भारत का प्रथम पोशाक संग्रहालय जो है वो गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? गोवा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इनमें से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन हमारे पास क्या सब है? विश्व भारती, सेवाग्राम विद्यालय या ज्ञान धाम विद्यालय या रविंद्र विद्यालय। चलिए बताइए आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग को आई थिंक पता होगा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, यानी कि विश्व भारती की स्थापना जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, कब हुआ था? 1921 में। यानी कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1921 में किया गया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। यस, 1921 में। इससे पहले यानी कि पहले शांति निकेतन का हुआ था कब? 1901 में। उसकी में बाद में जाके विश्व भारती का 1921 में स्थापना किया गया, स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है कानपुर, बेंगलुरु या मुंबई या चेन्नई। देखिए, वैसे तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। लेकिन आप और के भी बारे में जान सकते हैं कि कानपुर में क्या है। तो देखिए, कानपुर में जो है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। यानी कि कानपुर में क्या है? भारतीय दलहन अनुसंधान। ठीक है, उसके बाद मुंबई में क्या है? मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। और चेन्नई में क्या है? चेन्नई में जो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? सालारगंज म्यूजियम जो वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हमारे पास है कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली या हैदराबाद। बताइए। देखिए, सालारगंज संग्रहालय जो है वो वैसे तो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, लेकिन वैसे तो ये कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। लेकिन ये कोई छोटा मोटा म्यूजियम यानी कि ये कोई छोटा मोटा म्यूजियम नहीं है। ये जो है भारत का सबसे यानी कि एशिया का सबसे बड़ा और पुराना म्यूजियम है। ठीक है, चलिए ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन हमारे पास कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली या कटक। देखिए, केंद्रीय धान अनुसंधान जो है वो कटक शहर में स्थित है। कहाँ पे है? कटक शहर में स्थित है। ठीक है, इसका स्थापना जो है कब हुआ था? 1946 में। ठीक, कब हुआ था? 1946 में। चलिए, ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है?
ऑप्शन हमारे पास है वाराणसी, नागपुर, नई दिल्ली या बेंगलुरु। बताइए, आप लोग भी कमेंट करें आंसर। चलिए, साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। यस, बहुत अच्छा, नई दिल्ली में। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन क्या सब है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। चलिए देखिए, केंद्रीय भारतीय संस्थान जो है वो कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित है। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन क्या सब है? कानपुर, गुवाहाटी, दिल्ली या मुंबई। देखिए, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हमारे पास ऑप्शन है 1960 या 1968 या 1962 या 1965। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना जो है वो कब की गई? तो 1962 में। कब? 1962 में। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ये रहा आपके पास, नई दिल्ली, बेंगलोर या मुंबई या चेन्नई। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? बेंगलुरु। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ऑप्शन क्या सब है? जम्मू, पटना, मुंबई या इंदौर। देखिए, राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो इंदौर में है। कहाँ पे? यानी कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। ठीक है। इसका आधारशिला कब रखा गया था? 10 फरवरी 1984। कब? 10 फरवरी 1984 को राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने रखी थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। यस, कि राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि 1984 में। कब? 1984 में की गई थी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने रखी थी। ठीक है। चलिए, ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय जो वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1861 में। कब हुआ था? 1861 में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। चलिए, ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा
कि भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन क्या हमारे पास है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या मैसूर। तो भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। इसका आंसर क्या आ जाएगा? कोलकाता। ठीक है। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने 12 मई 1955 को, कब? 12 मई 1955 को दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी थी। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन रहा आपके लिए कि टाटा क्वेश्चन है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है भारत सरकार का एक राष्ट्रीय केंद्र, या निजी क्षेत्र का एक संस्थान, या परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सहायता प्राप्त, या डीम्ड विश्वविद्यालय। बताइए। तो यह जो है यह एक निजी क्षेत्र का संस्थान है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देशन में की गई थी? तो ऑप्शन ये रहा आपके पास श्रीनिवास रामानुज, डॉक्टर मोहित जे भाभा, या डॉक्टर सीवी रमन, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बताइए। तो इसकी स्थापना जो है यानी कि इसकी स्थापना दिशा निर्देशक जो है वो किसने किया था? डॉक्टर मोहित जे भाभा ने। डॉक्टर मोहित जे भाभा ने। ठीक है। चलिए ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन था कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन रहा ये आपके पास मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या बेंगलोर। तो क्या हो जाएगा? मुंबई। ये अगला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो क्या सब ऑप्शन है? दक्षिण गंगोत्री, या भारती, या मैत्री, या दक्षिण यमुनोत्री। बताइए। आप लोग भी कमेंट करें आंसर क्या होगा। देखिए, अटलांटिक में जो है भारत के 3 स्थानीय यानी कि 3 अस्थायी अनुसंधान केंद्र है। कितने हैं? 3 हैं, जिसमें कि कौन कौन है? जिसमें कि दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, दक्षिण यमुनोत्री जो है ये नहीं है। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि अटलांटिक में भारत के पहले अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किसने किया था? तो अटलांटिक में भारत के पहले अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व जो है वो डॉक्टर एस.जेड. कासिम ने किया था। किसने? डॉक्टर एस.जेड. कासिम ने। यस। चलिए अब ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारत में स्थित 2 आंतरिक प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ये आपके पास रहा कि आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। बताइए आप लोग। देखिए श्रीहरि यानी कि श्रीहरि, एक मिनट, यानी श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है?
वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से कृत्रिम सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। क्या होगा आंसर? आंध्र प्रदेश। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? वो मुंबई में है। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? तो ये परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन जो है वो ये किसके अधीन है? प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है। ठीक है, चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन रहा, ये हम क्वेश्चन है आपको 298। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान का संस्थान जो है, यानी कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान का संस्थान का मुख्यालय जो है वह कहाँ है? वो गोवा में स्थित है। कहाँ पे है? गोवा में स्थित है। इसकी जो स्थापना वो कब हुई थी? वो 1 जनवरी 1966 को हुई थी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाए आपको? डी, गोवा। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंरक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ये रहा आपके पास, इंदौर, पुणे, नैनीताल या नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान जो है वो नागपुर में स्थित है। कहाँ पे है? नागपुर में स्थित है।